वेलकम टू ऑल। आई एम डॉक्टर ममता चौधरी। आज का टॉपिक है लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो रोग है ये सबसे पहले 1840s में देखा गया और इस रोग के कारण 1845-46 में आयरलैंड में भीषण अकाल पड़ा था, क्योंकि इस रोग के कारण आलू की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी। इसलिए इस रोग को आज भी आलू की आयरिश अंगमारी या आयरिश ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। इस अकाल के कारण लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग भूख से मर गए थे और 1.5 लाख लोग जो है आयरलैंड छोड़ के अमेरिका व कनाडा में जाके बस गए थे। भारत में भी इस रोग का जो आविर्भाव है वो 1870 और 1880 के बीच नीलगिरी पहाड़ियों में देखा गया है। और इसका जो पैथोजन है उसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जो है वो एनजे बर्कले ने किया और उसके बाद एंटोन डी वेरी ने पैथोजन का नाम रखा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि एक फंजाई है। सो लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. The disease may attack almost any time after the crop has put up a fairly good foliage. Initially, the lower leaves infected. इस डिजीज़ को जो कॉज करता है वो पैथोजन या फंगस है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और इसका माइसीलियम एंडोफाइटिक होता है और जो फंगल हाइफी होते हैं वो ब्रांस्ड, हाइलाइन, सोइनोसिटिक, एसेप्टेड एंड इंटरसेल्युलर होते हैं। और ये जो फंगल हाइफी हैं ये होस्ट सेल से यानी पोटैटो के प्लांट सेल से अपने भोजन का अवशोषण होस्टोरिया के द्वारा प्राप्त करते हैं और होस्टोरिया क्लब शेप्ड होते हैं। कुछ सेल्स में जो होस्टोरिया है वो सिंगल या पेयर्स में भी पाए जाते हैं। माइसीलियम जो है वो असीमित वृद्धि करता है जिसकी वजह से स्पोरेंजियोफोर का निर्माण होता है। फिर इन स्पोरेंजियोफोर से इनमें शाखन पाया जाएगा और इन स्पोरेंजियोफोर से स्पोरेंजिया का निर्माण होगा, जो कि मल्टीन्यूक्लिएट, थिन वॉल्ड, हाईलाइन एंड ओवल शेप्ड होंगे। इनमें जो जूस पोर्स का निर्माण होगा वो गतिशील होंगे, यानी उनमें फ्लैजिला पाए जाएंगे और फ्लैजिला की संख्या 2 होती है, इसलिए इनको बाई फ्लैजिलेट जूस पोर्स भी कहते हैं। जूस पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियम के द्वारा होता है और इन स्पोरेंजिया का जर्मिनेशन नॉर्मली 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जर्म ट्यूब के द्वारा होता है। विंटर सीजन के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होने के कारण और क्लाउडीनेस, रेन और ड्यू, फॉग आदि का इम्पैक्ट आता है, जो कि इस डिजीज़ के लिए फेवरेबल टाइम होता है। समर सीजन में लेट ब्लाइट डिजीज़ जो है वो कॉमनली हिली रीजन्स में पाई जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले डिजीज़ जो है वो फ्लावरिंग या किसी भी अवस्था में देखी जा सकती है और पैथोजन के कारण आलू के जो प्लांट है यानी उसकी पत्तियां हैं उन पर वाटर सॉक्ड लाइट येलो कलर या लाइट ग्रीन कलर के धब्बे दिखाई देते हैं और पत्ती की लोअर सरफेस पर ब्राउन कलर के लीजन्स या घाव दिखाई देते हैं। अगर टेम्परेचर अधिक फेवरेबल होता है रोग के प्रति तो जो धब्बे हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो जो भी हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे वो पत्तियों पे, तने पे और ट्यूबर्स पे दिखाई देंगे
और सबसे पहले पत्तियों पर वाटर सॉक्ड स्पॉट दिखाई देंगे जो बाद में पर्पल, ब्राउन और फाइनली ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और पत्ती की जो अंडर सरफेस है उस पर सफ़ेद रंग की वृद्धि दिखाई देती है। स्टेम जो है वो कई पॉइंट्स पे टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। ट्यूबर्स के अंदर जो स्पॉट्स दिखाई देंगे वो पर्पलिश ब्राउन कलर के होंगे और धीरे धीरे पूरी सरफेस पर फैल जाएंगे। इसके अलावा ट्यूबर जो है रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस एरिया भी शो करते हैं जो कि सरफेस से ट्यूबर के सेंटर की ओर फैलता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो ट्यूबर्स हैं उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं और सरफेस पे जो है इसका इफेक्ट ज़्यादा है। जैसे जैसे ये ट्यूबर के सेंटर की ओर जाएगा उसका इम्पैक्ट जो है वो कम होता जाएगा। और पत्तियों पर जो है वो शुरू में लाइट ब्राउन कलर का होगा, लाइट ब्राउन एंड लाइट ग्रीन कलर के धब्बे होंगे जो कि बाद में डार्क ब्राउन कलर के धब्बे में बदल जाते हैं। लेट ब्लाइट डिजीज़ जो है इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल की बात करें तो जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं उनमें इन्फेक्शन कैसे होगा, जब सॉइल इन्फेक्टेड होगी और जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं वही इसका प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स होते हैं। फंगस का जो सर्वाइवल है वो फ्रूटिंग स्टेज में होता है या ये सॉइल के अंदर डॉर्मेंट या प्रसुप्त अवस्था में माइसीलियम के रूप में फंगस पाया जाता है। माइसीलियम का जो एग्जिस्टेंस है ट्यूबर में वो उस पर डिपेंड करता है कि जो ट्यूबर्स हैं, पोटैटो ट्यूबर्स हैं, उनको किस तरह से स्टोर किया जाता है और स्टोरेज के दौरान अगर उसमें माइसीलियम सर्वाइव करेगा तो जब हम इनके पोटैटो ट्यूबर्स की जो आई बियरिंग पार्ट है उसको हम सीड के रूप में यूज़ करते हैं तो साथ साथ ये माइसीलियम भी जो नए पौधे उगेंगे उनमें वृद्धि करेगा। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इस डिज़ीज़ के लिए जो फेवरल कंडीशंस हैं वो कूल एंड ह्यूमिड है और टेम्परेचर इसमें 12 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिज़ीज़ के लिए फेवरेबल होता है। यानी इस दौरान जो डिज़ीज़ का जो आक्रमण है वो ज़्यादा होगा पोटैटो के प्लांट्स पे और ह्यूमिडिटी अगर 90% से ज़्यादा होगी तो ये डिज़ीज़ तेज़ी से फैलेगी। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाता है और थोड़ी सी वार्म कंडीशन आ जाती है उसके साथ तो भी डिज़ीज़ तेज़ी से फैलती है। दिस पिक्चर शो डिजीज साइकिल ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट डिजीज़। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पोटैटो का प्लांट है। इसमें अगर जो इस पोटैटो को हम सीड के पोटैटो ट्यूबर्स के पार्ट्स को सीड के रूप में यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन होगा यानी उसमें माइसीलियम पाया जाएगा तो वो माइसीलियम भी पोटैटो के प्लांट के साथ वृद्धि करेगा और माइसीलियम वृद्धि करके क्या बनाएगा, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर से बनेंगे स्पोरेंजिया जो कि सोइनोसिटिक होंगे और ये धीरे धीरे हेल्दी लीव्स में फैल जाएंगे। स्पोरेंजिया की जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर बनाएगा जूस्पोर्स जो कि नॉर्मली बाइफ्लैजिलेट होते हैं और ये जूस्पोर्स जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होकर वापस से लीफ को इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज़ को बढ़ाते हैं। लेट ब्लाइट डिजीज़ को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो पोटैटो सीड्स हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए यानी उनका सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि उन पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, वो ट्यूबर्स जो हैं वो हेल्दी हैं। इस प्रकार हमें हेल्दी पोटैटो ट्यूबर्स यूज़ करने चाहिए। और अगर इसी और टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में हमें हेल्दी सीडलिंग्स या हेल्दी प्लांट्स जो हैं उनका यूज़ करना चाहिए।
लेट ब्लाइट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई सारे उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करना। कि जो रोग प्रतिरोधी वैरायटीज़ हैं सोलेनम की या आलू की, उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलेनम डेमिसम एंड सोलेनम फुरेजा। इसके अलावा और भी कई वैरायटीज़ हैं जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, जैसे कि कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकार, कुफरी मोती। ये जो पोटैटो की वैरायटीज़ हैं ये भी इस डिज़ीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हैं। इसके अलावा ट्यूबर्स की ब्रूजिंग को अवॉइड करना चाहिए हार्वेस्टिंग के दौरान। अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं पोटैटो फील्ड में तो इसमें फंजीसाइड्स का रेगुलर स्प्रे करना चाहिए 10 to 15 डेज़ के इंटरवल पे। जो फंजीसाइड इस डिजीज़ को कंट्रोल करती हैं वो है ब्रिस्टेन, जिनैब, बॉर्डियस मिक्सचर एंड मैनकोजैब। टोटल जो फंजीसाइड्स का जो स्प्रे है वो 4 बार होता है, जिसमें से फर्स्ट सेकंड स्प्रे जो होगा वो सिम्टम आने पे होगा। थर्ड स्प्रे की हम बात करें तो थर्ड स्प्रे में इसमें फंजीसाइड मैनकोजैब या प्रोपिनैब या क्लोरोथैलोनिल इनका यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ स्प्रे के लिए इसमें सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का यूज़ किया जाता है ताकि डिजीज़ की सीवियरिटी को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा कई सारे बायोलॉजिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है जिससे कि इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए, लाइक द लीफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अनियंस, गार्लिक, मोल्स्ट्रेनिगो, रेनोटेरिया जैपोनिका एंड डियम कोरिएनम revealed positive inhibition of mycelial growth of Phytophthora infestans. Bacillus subtilis and Trichoderma viridi was applied before disease appearance. तो ट्राइकोडर्मा और बैसिलस सबटिलिस इसका यूज़ करके भी डिजीज़ के अपीयरेंस से पहले अगर इसका यूज़ किया जाता है तो डिजीज़ को एक लिमिट तक कंट्रोल किया जा सकता है। Host resistance is the best option for management of the late blight disease of potato, and it is eco-friendly in nature. CPRI has released varieties having moderate to high degree of resistance to late blight for cultivation, both for plains and hills. Some of them are Kufri Giriraj, कुफरी शैलजा, कुफरी हिमालयनी, कुफरी हिंसोना एंड कुफरी पुखराज, कुफरी आनंद, कुफरी सतलज, कुफरी बादशाह, कुफरी अरन एंड सो मैनी मोर। एडवांस्ड हाइब्रिड MS/99 1871 derived from cross PHF 1045 and MS82 638 has been released for commercial cultivation under the name कुफरी गरिमा। तो अगर हम डिजीज रेजिस्टेंस वैराइटीज़ का यूज़ करेंगे तो वो भी बेस्ट मैनेजमेंट होता है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इन सब के अलावा डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि जब आलू के जो ट्यूबर पार्ट्स हैं जिन्हें हम सीड्स के रूप में यूज़ करते हैं वो हेल्दी होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए, यानी वो सर्टिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा जब आलू की हार्वेस्टिंग कर दी जाती है तो जो रोगग्रस्त पौधे के अवशेष हैं या सड़े गले ट्यूबर्स हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा जो पोटैटो के जो फील्ड हैं उनके आसपास कोई भी वीड हो, जैसे कि धतूरा, जंगली रसभरी, मकॉय, इनको उगने नहीं देना चाहिए। जो भी डिजीज्ड क्रॉप है उसकी पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही उसकी खुदाई करनी चाहिए और उनको खेत में ही सूखने देना चाहिए।
जिससे कि पौधे के जो ऊपरी भाग में जो भी फंगस के स्पोर्स हैं वो मर जाएं और ट्यूबर्स में इन्फेक्शन ना हो पाए। क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है ह्यूमिड सीज़न में ज़्यादा फैलती है, इसलिए जो ट्यूबर्स की जो हार्वेस्टिंग है या जो खुदाई है वो शुष्क मौसम में ही करनी चाहिए। और जो भी हेल्दी ट्यूबर्स हैं उनको पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब भी पोटैटो का स्टोरेज किया जाए तो हेल्दी ट्यूबर्स को ही स्टोर करना चाहिए। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि पौधे के चारों ओर 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट तक मिट्टी चढ़ा दी जाए। इससे ट्यूबर्स में जो इन्फेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और जहाँ भी ट्यूबर्स को स्टोर किया जाता है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ड्राई होना चाहिए, और इसके लिए टेम्परेचर जो है फेवरेबल वो 3.5 से 4.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी देखा गया है कि अगर पोटैटो की क्रॉप में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इरिगेशन भी ज़्यादा किया जाता है तो ये लेट ब्लाइट डिजीज़ जो है वो तेज़ी से फैलती है। इसलिए फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग भी बैलेंस तरीके से करना चाहिए। अगर आलू के बीजों को बोने से पहले फंजीसाइड्स का यूज़ किया जाए जिसमें एगेलॉल, एरिटॉन, इनका 2% सॉल्यूशन बना लिया जाए और उसमें फिर ये जो आलू के सीड्स हैं उनको 1 मिनट के लिए रख दिया जाए, फिर इनकी सोइंग की जाए, तो काफ़ी हद तक डिज़ीज़ को फैलने से या उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। तो इस तरह के कई सारे डिज़ीज़ कंट्रोल मेजर्स हैं जिनके द्वारा डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। थैंक यू।